नमस्कार दोस्तों, हमारी इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो हम हमारी इस सीरीज़ में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपकी प्रीवियस एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और हम मॉडल पेपर के अनुसार इनमें डिस्कशन करते हैं और हम हमारी इस सीरीज़ में उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं और जो कि बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी इस सीरीज़ के आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारी सीरीज़ का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इज मीन्स आरबीसी फॉर्मेशन के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है। तो आरबीसी फॉर्मेशन जो होता है उसे क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए एपोप्टोसिस, ऑप्शन नंबर बी इरिथ्रोपोइसिस, ऑप्शन नंबर सी हेमेटोपोइसिस एंड ऑप्शन नंबर डी हीमोडायलिसिस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी इरिथ्रोपोइसिस। अब इरिथ्रोपोइसिस इस क्वेश्चन का क्यों आंसर है, ये मेन बात है डिस्कशन के लिए। तो जो आरबीसीज होती हैं उनका नेम होता है जो कि मेडिकल टर्म में उन्हें बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। और आरबीसीज के फॉर्मेशन को, किसी भी चीज़ के फॉर्मेशन को कहते हैं पोइसिस। तो यहाँ पर फुल टर्म है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो का मीन्स होता है आरबीसी एंड पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ऐसे ये टर्म आया है इरिथ्रोपोइसिस। अब हम बात करें आरबीसीज के बारे में, तो आरबीसी का टोटल काउंट जो नॉर्मल काउंट होता है हमारी बॉडी में वो होता है 4.5 to 5.5 मिलियन। और अगर एक एवरेज की बात करें तो ये 5 मिलियन होता है। अब अगर हम बात करें कि आरबीसीज के डिक्रीज़ होने से, आरबीसीज के डिक्रीज़ होने से कौन सी डिसीज़ होती है, तो आरबीसीज के डिक्रीज़ होने से एनीमिया होता है जो कि ब्लड की कमी को दर्शाता है। अब अगर हम बात करें ओदर जो हमारी ब्लड सेल्स हैं जिनमें आती है इंक्लूडेड आरबीसी, जिससे हमें डिस्कशन कर लिया है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। तो जो डब्ल्यूबीसी है इसका नॉर्मल काउंट होता है 45, मतलब 4500 से 10,000 होता है। 4.5K to 10.5K, ये भी आपकी एग्ज़ाम में लिखा हुआ आ सकता है। अब बात करें डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन की या फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, तीनों जो हमारी मेजर सेल्स होती है ब्लड सेल्स, उनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। फॉर्मेशन ओकर इन द बोन मैरो। अब बात करें डब्ल्यूबीसी, अगर लेस हुई तो उसे क्या टर्म से बोला जाएगा। तो अगर डब्ल्यूबीसी लेस होती है तो उसे बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। एंड अगर डब्ल्यूबीसी हाई हुई तो उसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। जहाँ भी फ्रेंड्स पीनिया लिखा हुआ जाए इसका मतलब होता है किसी चीज़ का काउंट घटना, और जहाँ पर भी साइटोसिस लिखा हुआ हो जाए वहाँ पर होता है उसका काउंट बढ़ना। तो ऐसे इस डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने डिस्कस किया। और डब्ल्यूबीसी जो होती है वो उनका काउंट कम क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू वेरियस इन्फेक्शन एंड इम्यून डिसऑर्डर्स के कारण कैन अफेक्ट डब्ल्यूबीसी काउंट। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी थर्ड जो मेजर ब्लड सेल होती है वो होती है प्लेटलेट। तो प्लेटलेट्स को मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और अगर हम बात करें थ्रोम्बोसाइट की, तो थ्रोम्बोसाइट का टोटल काउंट होता है 1.5 लाख to
4.5 लाख। ये नॉर्मल काउंट होता है प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में। अब प्लेटलेट्स की कमी को, अगर प्लेटलेट्स काउंट लेस है तो उसे कहा जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जैसे कि हमने पीनिया का वर्ड का मीन्स देखा है, वैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और अगर ज़्यादा है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। ड्यू टू वेरियस कंडीशन में इसका काउंट बढ़ता भी है और घटता भी है। अगर आपको एक मोस्ट मीन्स जो कि नॉर्मली अधिकतर हमें मेडिकल सेटअप में प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ा हुआ या घटा हुआ दिखता है, तो बहुत सारी डिसीज़ कंडीशन में भी ये होता है। जैसे प्लेटलेट्स काउंट घटने की एक मेनली डिसीज़ कंडीशन है, वो है डेंगू। और ओदर जो कि हमारी ऑटो इम्यून डिसीजेज होती है उनमें ये काउंट कम होता है, जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ये था फ्रेंड्स हमारी ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कशन। तो अब अगर हम बात करें हमारे ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका आंसर तो बी, आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट था। बात करें एपोप्टोसिस, तो एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस है फॉर्मेशन, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ये एक नेचुरल प्रोसेस है किस चीज़ की? सेल डेथ के लिए। जब भी सेल्स का जो कि उनका जीवन काल होता है वो पूरा हो जाता है, तो अपने आप सेल्स का मरना, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का जो डिस्ट्रक्शन होता है उसे बोलते हैं एपोप्टोसिस। वहीं अगर बात करें हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस का मीन्स आप सभी को समझ में आना चाहिए। जैसे हीम का मतलब होता है ब्लड या ब्लड सेल्स, एंड पोइसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लड फॉर्मेशन है, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन की बात हो रही है। हीमोडायलिसिस की बात करें तो आप सभी को पता ही है कि डायलिसिस जो होता है उसे वही है हमारा हीमो मीन्स ब्लड होता है, और डायलिसिस मीन्स ब्लड को छानना या फिर ब्लड का शुद्धिकरण। तो ये इस क्वेश्चन के हमारे डिटेल था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हम हमारे इन क्वेश्चंस में ना सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उसके आंसर को डिस्कस करते हैं, बाकी अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना ही वो प्रोसेस है जिससे आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो है स्किलिंग टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर, मीन्स स्किलिंग टेस्ट किस लिए यूज़ होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है स्टोरेज ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी डाइजेशन ऑफ विटामिन B12, एंड ऑप्शन नंबर डी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो जो स्किलिंग टेस्ट होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होता है। अब विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन किस डिसीज़ में हम चेक करते हैं, तो ये होता है हमारा पर्नीशियस एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। वैसे तो विटामिन B12 जो होता है उसकी जो डेफिशिएंसी होती है उससे पर्नीशियस एनीमिया होता है। इसमें स्किलिंग टेस्ट यूज़ करते हैं कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन सही से हो रहा है या नहीं, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसमें भी यूज़ करते हैं। अब अगर बात करें कि विटामिन B12, तो जो हमारा विटामिन B12 होता है इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 हमें मिलता कहाँ से है? ये मेनली नॉनवेज फूड से हमें प्राप्त होता है। इसकी कमी से हमने बात कर ली कि पर्नीशियस एनीमिया होता है, और इसके एब्जॉर्प्शन को चेक करने के लिए स्किलिंग टेस्ट यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो पर्नीशियस एनीमिया होता है उसमें होता क्या है, ये मेनली किस कारण से होता है, तो ये होता है मेनली ऑटो इम्यून डिसीज़। अब ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या है?
हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़। या हमारी किसी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन यहाँ पर मेनली आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। और इसका सेकेंड कॉज हम बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय ऑफ आरबीसी। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने के कारण भी यह होता है। अब अगर बात करें कि नॉर्मल फंक्शन क्या होता है आरबीसी का, तो आरबीसी का नॉर्मली हमारे बॉडी में डिवीज़न होता है, लेकिन इस डिसीज़ में क्या होता है कि आरबीसी डिवाइड नहीं हो पाती है, आरबीसी का डिवीज़न नहीं हो पाता है, आरबीसी एक बड़े फॉर्म में ही अपने रहती है, इसीलिए परनिशियस एनीमिया होता है। अब बात करें एक अदर फैक्ट होता है जो कि बहुत आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से है, वो है कि सितंबर 23 to 29 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वीक के रूप में मनाते हैं। सितंबर 23 to 29, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिए क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ओरल थ्रश इज मीन्स ओरल थ्रश क्या है। ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरियल डिसीज़, बी वायरल डिसीज़, सी प्रोटोजोअल डिसीज़ एंड डी फंगल डिसीज़। तो फ्रेंड्स जो ओरल थ्रश है वो हमारा एक फंगल डिसीज़ की कैटेगरी में लिया गया है, और इसे फंगल डिसीज़ की कैटेगरी में क्यों लिया गया है इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब ये होता है हमारा ड्यू टू कैंडिडा एल्बिकेंस। अब जो हमारा कैंडिडा एल्बिकेंस है ये होता है एक प्रकार का फंगस, इसलिए इसे फंगल डिसीज़ की कैटेगरी में लिया गया है कैंडिडा एल्बिकेंस। अब अगर बात करें कि इसमें होता क्या है, तो इसमें होता है सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं वाइट लेजन इन द टंग, इनर चीक एंड रूफ ऑफ माउथ पर हमें वाइट पैचेस दिखाई देते हैं। अब अगर बात करें कि और क्या क्या होता है इसमें, तो इसमें होता है रेडनेस और सोरनेस में अगर बात करें लॉस ऑफ टेस्ट भी होता है ओरल थ्रश में, कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा होता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर लें ओरल थ्रश के, तो ओरल थ्रश का ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है फ्रेंड्स, ये टीटी यानी ट्रीटमेंट में लिखता हूँ, एंटी फंगल मेडिसिन इसमें दी जाएगी, और एंटी फंगल्स में भी मेनली क्लोट्रिमाजोल, फ्लूकोनाजोल और निस्टेटिन दी जाएगी। ये सभी हमारे टॉपिकल एजेंट्स होते हैं। तो ये जो मैंने अभी बताया था क्लोट्रिमाजोल, फ्लूकोनाजोल और निस्टेगमिन, ये हमारे ओरल लोशंस के रूप में यूज़ किए जाएंगे। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिए। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ ए नॉर्मल ओरल टेम्परेचर ऑफ एन एडल्ट। मीन्स एडल्ट में ओरल टेम्परेचर क्या होता है। तो एडल्ट में जो ओरल टेम्परेचर होता है वो हमारा होता है 98.6। अदर ऑप्शन जो कि हमें डायरेक्टली गलत लग रहा है, जैसे ए है 90.0 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है हमारा 91.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी है 90.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा जो हमारा मेन ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। अब बात करते हैं हमारे टेम्परेचर से संबंधित अदर फैक्ट्स के बारे में। तो जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये टेम्परेचर रेगुलेटिंग हमारा जो सेंटर होता है वो हमारा होता है हाइपोथैलेमस होता है। वहीं अगर बात करें 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड को, डिग्री फ़ारेनहाइट को हम सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। वहीं अगर चाइल्ड में बात करें तो चाइल्ड में ये होता है 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस तक ये वेरी करता है।
और अगर ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज में ये 36 डिग्री सेल्सियस होता है और ये भी सेंटीग्रेड में होता है। अब अगर हम बात करें कि फर्स्ट थर्मोमीटर, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट थर्मोमीटर इज इन्वेंटेड बाय, तो ये हमारा फर्स्ट थर्मोमीटर दिया था गैलीलियो गैलीलियाई ने फर्स्ट थर्मोमीटर की खोज की थी। अब अगर इसके साथ हम अदर फैक्ट्स की भी बात कर ले, जैसे था स्टेथोस्कोप, जैसे हमारा होता है स्टेथोस्कोप, वहीं अगर बात करें बीपी इंस्ट्रूमेंट जिसको कि स्फिग्मोमेनोमीटर बोलते हैं, तो जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है उसकी खोज रेनाई लेन्नेक ने की थी, रेनाई लेन्नेक। और बीपी इंस्ट्रूमेंट की जो हमारी खोज की थी सैमुअल शेफियर्ट वार्ल राइटर ने की थी। ये हमारे अदर फैक्ट्स हो गए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब अगर बात करें थर्मोलाइसिस, मेनली थर्मोलाइसिस हमारा जो होता है, थर्मोलाइसिस का मीन्स होता है, लाइसिस मीन्स होता है हमारा लॉस ऑफ टेम्परेचर, लॉस ऑफ टेम्परेचर मीन्स थर्मोलाइसिस। तो मेनली थर्मोलाइसिस हमारा होता है स्किन के द्वारा, स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी है, तो स्किन के द्वारा थर्मोलाइसिस भी होता है क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गन है और डायरेक्टली ये थर्मोलाइसिस करता है। अब हम अगर बात करें अदर वाइटल्स के हमारे, तो वैसे तो वाइटल जो साइंस होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्सो कॉल्ड एज कार्डिनल साइन। हमारे जो वाइटल साइंस होते हैं वो होते कौन कौन से हैं, तो हमारे होते हैं ये TPR एंड BP, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। और अगर बात करें चाइल्ड में, तो चाइल्ड में ये होते हैं RPT एंड BP, मीन्स चाइल्ड में पहले ये यूज़ करेंगे और एडल्ट में TPR BP करेंगे। चाइल्ड में पहले रेस्पायरेशन, फिर पल्स, फिर टेम्परेचर और लास्ट में BP चेक करेंगे, ये होता है। और अगर हम बात करें फोर्थ वाइटल साइन की, तो हमारा जो फोर्थ वाइटल साइन होता है वो होता है फिफ्थ वाइटल साइन, फोर्थ तो हमारा BP होता है, फिफ्थ वाइटल साइन जो होता है वो होता है पेन। ये हमारी गाइडलाइंस में न्यूली अपडेट हुआ है फिफ्थ। और अगर सिक्स्थ भी कहीं किसी बुक्स में दिया गया है वो है SpO2। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और टेम्परेचर के बारे में हम कुछ बात और कर रहे थे कि टेम्परेचर जो मोस्ट कॉमन टेम्परेचर लेने का ऑर्गन था, मोस्ट कॉमन ऑर्गन वो था हमारा ओरल, लेकिन मोस्ट कन्वीनियंट ऑर्गन हमारा है वो हमारा है एक्जिला। तो ये फैक्ट भी आप उसके बारे में ध्यान रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाइपोक्सिया इज, मीन्स हाइपोक्सिया क्या है। हाइपोक्सिया की अगर हम बात करें तो लैक ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अ टिश्यूज, ऑप्शन नंबर बी है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ऑप्शन नंबर सी है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द म्यूकोसा एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबो। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अ टिश्यूज, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अ टिश्यूज उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। और बात करें हमारे अदर ऑप्शंस की, तो सेकंड ऑप्शन हमारा जो है ये तो सही था, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अ ब्लड, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अ ब्लड को बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। अब जहाँ पर भी हाइपोक्सीमिया, जहाँ पर भी मिया शब्द आ जाए इससे आप एक टर्म यूज़ कीजिए, यहाँ पर ब्लड के लिए जो मिया शब्द यूज़ किया जाता है, जिसके भी पीछे मिया लगा हुआ आ जाए उसे बोलते हैं ब्लड। तो यहाँ पर है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अ ब्लड इज़ अ हाइपोक्सीमिया। और बात करें हमारे थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड हमारा ऑप्शन जो है वो है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकोसा। तो म्यूकोसा का ब्लूइश डिस्कलरेशन या फिर ओदर हमारे जो कि नेल्स है और ओदर बॉडी पार्ट्स का जो ब्लूइश डिस्कलरेशन स्किन है उसे हम बोलते हैं साइनोसिस। साइनोसिस इज अ लेट स्टेट ऑफ डिक्रीज्ड ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन या फिर डिक्रीज्ड ऑक्सीजन का लेट जो फेज होता है उसे साइनोसिस की श्रेणी में लिया गया है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेडन स्केल इज यूज्ड फॉर द असेसिंग द रिस्क फॉर। ब्रेडन स्केल किस चीज़ की रिस्क को एसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है डायबिटिकुलस अल्सर, डेक्यूबिटस अल्सर। ऑप्शन नंबर बी है डायबिटीज मेलाइटस। ऑप्शन नंबर सी है हाइपरटेंशन एंड ऑप्शन नंबर डी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो फ्रेंड्स, जो ब्रेडन स्केल है उसका यूज़ डेक्यूबिटस अल्सर के रिस्क को एसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करें डेक्यूबिटिस अल्सर की, तो डेक्यूबिटस अल्सर अल्सो कॉल्ड एज प्रेशर अल्सर, मीन्स प्रेशर के द्वारा जो अल्सर का फॉर्मेशन होता है उसे प्रेशर अल्सर या फिर डेक्यूबिटस अल्सर कहते हैं। अब बात करें जो ब्रेडन स्केल है, वैसे तो ब्रेडन स्केल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्केल है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ब्रेडन स्केल है, इसमें 6 फैक्टर्स होते हैं जिनको कि एसेस किया जाता है और सभी ये वेरी करते हैं 1 to 4 या 1 to 3 अकॉर्डिंग टू हिज कैटेगरी, ये वेरी करते हैं। अगर बात करें ब्रेडन स्केल के फैक्टर्स के बारे में, तो कौन कौन से फैक्टर 6 होते हैं? 1 2 3 में बात करें हम 3 तक पहले करते हैं। सेंसरी, फर्स्ट होता है सेंसरी परसेप्शन चेक करते हैं। सेकेंड होता है मॉइस्चर। थर्ड हमारा होता है एक्टिविटी। वही हमारा फोर्थ होता है मोबिलिटी। फिफ्थ होता है न्यूट्रिशन एंड जो 6 होता है वो होता है फ्रिक्शन। तो ये हमारे डेक्यूबिटस अल्सर को चेक करने के लिए जो ब्रेडन स्केल है उसके सारे फैक्टर्स 6 हैं। फर्स्ट है सेंसरी परसेप्शन, सेकेंड है मॉइस्चर, मॉइस्चर के कारण भी होता है वो कितना है। थर्ड है हमारी एक्टिविटी। फोर्थ है मोबिलिटी, मीन्स हमारे जो ऑर्गन्स है या फिर बॉडी है उसको कितना हम मूवमेंट करवा रहे हैं, मोबिलिटी। एंड फिफ्थ है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसा है। एंड सिक्स्थ होता है फ्रिक्शन। तो ये 6 होते हैं और ये वेरी करते हैं 1 to 3 या 1 to 4 अकॉर्डिंग टू उनकी कैटेगरी के अनुसार। अब अगर बात करें टोटल इसका स्कोर कितना होता है, तो ब्रेडन स्केल का टोटल स्कोर जो होता है 6 to 23 स्कोर होता है, 6 लेकर 23 तक होता है। अब अगर बात करें कि कहाँ तक कितने नंबर तक कितनी रिस्क होती है, तो हमारा इसमें फर्स्ट आता है, फर्स्ट पैरामीटर के लिए तो 15 और लोअर, मीन्स 15 या 15 से कम अगर होगा तो ये हाई रिस्क होता है प्रेशर अल्सर के लिए। यहाँ पर होता है कि जितना ही स्कोर लोअर जाएगा उतनी ही रिस्क हाई जाएगी, इस टाइप से इसे उल्टा कैटेगराइज किया गया है। अब सेकेंड जो होता है हमारा, वो सेकेंड होता है 16 to 18, ये हमारी मॉडरेट की श्रेणी में लिया गया है, मॉडरेट रिस्क। अब अगर बात करें थर्ड, तो थर्ड होता है 90 और एबो। 90 और एबो अगर है तो होता है माइल्ड रिस्क या फिर लेस रिस्क। ये होता है 90 या 90 से एबो, माइल्ड रिस्क या फिर लेस रिस्क। ये हमारा ब्रेडन स्केल था, जो ब्रेडन स्केल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में आप सभी को वैसे पता होगा, लेकिन कुछ फैक्ट जो कि आपके रिवाइज हो जाएंगे और अपडेट हो जाएंगे, उस बारे में हम बात करेंगे। तो डायबिटीज़ जो मेलाइटस होता है 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है टाइप 1 एंड सेकेंड होता है टाइप 2। तो जो टाइप 1 हमारा होता है इसे IDDM के नाम से भी जाना जाता है, और टाइप जो सेकेंड होता है उसे NIDDM के नाम से जाना जाता है। अब जो हमारा IDDM होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये हम देखते हैं। IDDM और NIDDM। IDDM का फुल फॉर्म होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो यहाँ से जैसे कि आपको IDDM के फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, टाइप 1 है ये। तो टाइप 1 में क्या होता है, जो भी इसका पेशेंट होता है वो इंसुलिन पर डिपेंड रहता है, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन डिपेंडेंसी इसमें होती है। और ये होता किसको है, तो मेनली ये चाइल्डहुड से ही होता है,
क्योंकि चाइल्डहुड से क्यों होता है? क्योंकि जो पेनक्रियाज है वो इसमें इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, इसलिए चाइल्डहुड से होता है। और इसके लिए आपको पता है मोस्ट कॉमन जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है रेगुलर इंसुलिन इंजेक्शन। रेगुलर इंसुलिन इंजेक्शन लिए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें टाइप 2 की, तो टाइप 2 जो हमारा होता है वो होता है NIDDM। अब इसके नेम से ही एन से ही है कि नॉन, और बाकी सभी वही नाम है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन यानी नहीं इंसुलिन डिपेंडेंट होता है व्यक्ति। ये मेनली वैसे 13 to 45 की एज में मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है, और ये इसके रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि ओबेस पर्सन हो सकता है, इनमें ओबेस पर्सन में ज़्यादा रिस्क होती है इसकी। वहीं अगर बात करें कि इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका ट्रीटमेंट लाइफ मॉडिफिकेशन जैसे योगा एंड अदर एक्सरसाइज से इसे कम किया जा सकता है। और अगर बात करें कि ये होता क्यों है, तो ये होता है, इसका मतलब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो ये होता है पेनक्रियास के कम सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, या फिर सेल्स जिनके रिसेप्टर्स इसे ग्रहण करते हैं, सेल्स के रिसेप्टर के खराब होने से, रिसेप्टर के डिस्ट्रक्शन या फिर रिसेप्टर के कम एब्जॉर्प्शन के कारण यह होता है टाइप 2। तो ये था हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। अगर बात करें हमारे ऑप्शन नंबर 3 की, ऑप्शन नंबर 3 हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इसके बारे में बात करें, आल्सो कॉल्ड एज, आपको पता ही होगा या फिर अपडेट कर लीजिए, साइलेंट किलर। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि हार्ट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये क्वेश्चन है साइलेंट किलर, जो कि हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ बीपी। परसिस्टेंट मीन्स लगातार बीपी का इंक्रीज होना, ये होता है। अब इसमें बीपी कितना इंक्रीज होता है, तो मेनली तो इसमें सिस्टोलिक बीपी का रोल रखा है, लेकिन दोनों अगर सिस्टोलिक डायस्टोलिक की बात करें तो मोर देन 140/90 हाइपरटेंशन की श्रेणी में रखा गया है। अब हाइपरटेंशन जो होते हैं, हाइपरटेंशन दो टाइप के होते हैं, हाइपरटेंशन दो टाइप के होते हैं। ये भी आप क्वेश्चन को आपके में इंक्लूड कर लीजिए, इन ऑप्शन के सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, ताकि इससे संबंधित अब क्वेश्चन आपका कोई भी गलत ना हो। एक होता है प्राइमरी बीपी और एक होता है सेकेंडरी बीपी। दो प्रकार के हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर होते हैं, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होता है, इसके एलिवेशन का कॉज होता है अननोन कॉज के कारण ये होता है, लेकिन जो सेकेंडरी होता है इसका कॉज नोन होता है। यही इनमें फ़र्क होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो जो सेकेंडरी का कॉज नोन है, उसमें कौन कौन से कॉज हो सकते हैं, इनमें मेनली तो जो कॉज होता है, मेनली कॉज होता है वो होता है किसी डिसऑर्डर के कारण, सेकेंडरी डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, जैसे कि रीनल फेलियर, या फिर सेकेंड इसका जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका रिस्क फैक्टर या फिर इसका कॉज, वो है वाइट कोट हाइपरटेंशन। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। वाइट कोट हाइपरटेंशन होता क्या है, ये होता है हॉस्पिटल को देखकर होने वाला हाइपरटेंशन, ये होता है वाइट कोट हाइपरटेंशन। ये किसका है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन का जो है वो है नॉन कॉज। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन है, वो हम डिस्कस करना फॉरगेट कर गए हैं। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको कि बोलते हैं यूटीआई। अब मोस्ट कॉमन यूटीआई कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन जो यूटीआई होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है ई कोलाई के कारण। ई कोलाई
के कारण मोस्ट कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ई कोलाई के कारण होता है। वहीं अगर बात करें कि ये कहाँ पर होता है, तो जो हमारा यूटीआई है, ये हॉस्पिटल मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। यूटीआई मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है जो कि हॉस्पिटल में होता है, ये हमारे थे। और ई कोलाई इसका मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, द स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स पैड ऑफ फैटी टिश्यू फॉर एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटेलिया। मीन्स वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल जेनाइटेलिया को पैड के रूप में या फिर एक गद्दी के रूप में फैट टिश्यू प्रोवाइड करता है, कौन सा स्ट्रक्चर। तो हमारे इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन नंबर ए पेरिनियम, बी लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, सी है मोन्स प्यूबिस एंड डी वल्वा। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी मोन्स प्यूबिस। अब मोन्स प्यूबिस जो इस क्वेश्चन का आंसर है, जो पेड के रूप में सपोर्ट फीमेल जेनाइटेलिया को प्रदान करता है। तो ये मोन्स प्यूबिस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। मोन्स प्यूबिस कहाँ पे होता है, लाइस डायरेक्टली एबो द प्यूबिक बोन। मीन्स ये डायरेक्टली एबो द प्यूबिक बोन के डायरेक्टली ऊपर होता है, बिल्कुल ऊपर होता है क्या, मोन्स प्यूबिस। और जो आफ्टर प्यूबर्टी इट इज कवर्ड बाय हेयर्स, ये होता है प्यूबिस। और ये होता है फैटी एरिया जो कि सपोर्ट प्रदान करता है, फैटी एरिया होता है इसलिए। ये तो हमारा था आंसर वाला ऑप्शन। अब अगर बात करें हमारे फर्स्ट ऑप्शन की, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है पेरिनियम। अब पेरिनियम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनाटॉमिकल पेरिनियम और दूसरा होता है हमारा ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। अब जो एनाटॉमिकल पेरिनियम होता है वो एनाटॉमिकल पेरिनियम तो सभी के लिए सेम होता है, लेकिन जो ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम है ये ऑब्स्टेटिक्स या ऑब्स के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स प्रेग्नेंट फीमेल के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये फीमेल का सिंबल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स में इसी का मेजरमेंट देखकर लेबर प्रोसेस को स्टार्ट या उससे संबंधित सभी डायग्नोसिस किए जाते हैं। ये होते हैं पेरिनियम। और बात करें हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, तो नेक्स्ट ऑप्शन है लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा जो कि लिप्स नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर हम पहले बात करें लेबिया मेजोरा की, तो लेबिया मेजोरा आल्सो कॉल्ड एज आउटर लिप्स, और ये होते हैं होमोलोगस ये होमोलोगस वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको आज कंफर्म कर लीजिए और इससे आपका क्वेश्चन बाहर ना जाए, ये आप कंफर्म कीजिए। तो ये मेल के स्क्रोटम के होमोलोगस होता है, और ये बनता कहाँ से बनता है, इसका ओरिजिन होता है जेनाइटल स्वेलिंग से इसका ओरिजिन होता है, और ये मेल स्क्रोटम के होमोलोगस होता है। और नेक्स्ट बात करें हम लेबिया माइनोरा की, तो जो लेबिया माइनोरा होता है उसको अल्सो कॉल्ड एज उसे इनर लिप्स भी कहा जाता है, अल्सो कॉल्ड एज इनर लिप्स। और यंग फीमेल्स में इट इज कवर्ड बाय लेबिया मेजोरा। मीन्स लेबिया जो मेजोरा होता है, लेबिया मेजोरा के ठीक अंदर की ओर, या अगर बात करें लेबिया माइनोरा के ठीक बाहर की ओर लेबिया मेजोरा होता है। मीन्स मेजोरा बाहर और माइनोरा अंदर होता है। और जो एल्डरली वुमेन्स होती, जो एल्डरली फीमेल्स होती हैं,
या फिर मल्टीपेरस। मल्टीपेरस का मीन्स होता है जिसने एक से ज़्यादा बार बच्चे को जन्म दिया हो वो। तो मल्टीपेरस फीमेल्स में इट इज़ सीन प्रॉपरली। मल्टीपेरस फीमेल्स में लेबिया माइनोरा सीन प्रॉपरली, बट जो कि नल्ली पेरस फीमेल्स है या इल्डरली फीमेल्स है उनमें ये लेबिया मेजोरा से ढका हुआ होता है। अब अगर बात करें होमोलोगस की, इसका होमोलोगस भी पूछा जाता है। तो जो लेबिया माइनोरा इज होमोलोगस टू मेल के पेनाइल यूरेथ्रा से। और अगर ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है जेनाइटल फोल्ड से। ये चीज़ें आप सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और अब हमारा है ऑप्शन नंबर जो डी है वो है वल्वा। वल्वा जो है वो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर है जो कि बनाया गया है उन चीज़ों के लिए जो कि वल्वा को ही अल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। मीन्स जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बीच में लाई करता है वल्वा। उनके बीच में वल्वा लाई करता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डिसमेनोरिया इज ड्यू टू। डिसमेनोरिया किसके कारण होता है? तो पहले तो हम बात करें डिसमेनोरिया की। डिसमेनोरिया क्या है? एक्सेसिव पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इज नोन एज डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया क्या होता है? एक्सेसिव पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि ये किसके कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ओव्यूलेशन। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो है डिक्रीज्ड प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज्ड प्रोजेस्टेरोन एंड ऑप्शन नंबर डी है सिक्रेटरी एपिथेलियम। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर जाने वाला है वो है डिक्रीज्ड प्रोजेस्टेरोन। डिक्रीज्ड प्रोजेस्टेरोन लेवल के कारण डिसमेनोरिया होता है। एक्सेसिव पेनफुल ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब अगर हम बात करें हमारे अदर ऑप्शंस की ओर, तो जैसे है यहाँ पर है ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की ओर। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हमारा आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से हमारे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है GnRH जो कि होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये डायरेक्ट जाता है हमारी पिट्यूटरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी से ये निकालता है FSH एंड LH। अब FSH जो होता है वो जाकर डायरेक्ट ओवरी पर एक्ट करता है और ओवरी में हमारी फॉलिकल्स पर एक्ट करता है। फॉलिकल्स पर एक्ट करता है और फॉलिकल्स से आगे चलकर प्राइमरी जो oocyte होता है वो सेकेंडरी oocyte में चेंज होता है और सेकेंडरी oocyte में चेंज होने के बाद ओव्यूलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब ये जो ओव्यूलेशन होता है ये होता है ये सेकेंडरी oocyte पर LH सर्ज या LH का लेवल बढ़ने के कारण। LH का मीन्स होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ था। इससे LH सर्ज से ओव्यूलेशन होता है, वही सेकेंडरी oocyte कहलाता है। प्राइमरी oocyte पर LH सर्ज होने के कारण या LH का अटैक होने के कारण ओव्यूलेशन होता है। ये ओव्यूलेशन कब होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो नॉर्मली हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो होता है, ये होता है LMP, ये फर्स्ट डे, ये होता है 14 दिन, 14th डे ऑफ साइकिल एंड ये 28 डे ऑफ साइकिल। तो LMP का मीन्स होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो होता है फर्स्ट डे से स्टार्ट, ठीक है। और 14th डे पर हमारा LH सर्ज होकर ओव्यूलेशन होता है। अब जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होने के बाद ही 14th डे पर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो हमसे अगर पूछे कि ओव्यूलेशन कब होता है 14th डे पर, फर्टिलाइजेशन कब होता है 14th डे पर। और बात करें कॉर्पस ल्यूटियम 22 डेज। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट डे को क्या बोलते हैं LMP,
प्रेगनेंसी काउंटेड बाय, प्रेगनेंसी कब से काउंट होती है? फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब फर्स्ट डे ऑफ LMP से प्रेगनेंसी काउंट होती है। अगर बात करें फर्टिलाइजेशन कब से काउंट होता है, तो 14th डे ऑफ साइकिल से फर्टिलाइजेशन काउंट होता है। ओव्यूलेशन की बात करें 14th डे पर होता है। अगर बात करें कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम 22th डे। तो ये था हमारा इस ओव्यूलेशन के बारे में डिस्कशन। अब हम अगर बात करें हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिक्रीज्ड प्रोजेस्टेरोन, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था। वहीं अगर बात करें इंक्रीज्ड प्रोजेस्टेरोन, तो जो इंक्रीज्ड प्रोजेस्टेरोन होता है ये होता है अगर, तो इसके द्वारा कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एक क्या है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। प्रोजेस्टेरोन इज स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, और ये क्या क्या रिलैक्स करता है? तो GI सिस्टम की अगर हम बात करें तो GI सिस्टम में ये नोज़िया एंड वॉमिटिंग जो होती है उनको ये बंद भी हो सकते हैं, क्योंकि ये स्मूथ मसल से रिलैक्सेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें GI सिस्टम में, तो कॉन्स्टिपेशन कोज करता है। वहीं अगर बात करें हम रेस्पिरेटरी में, रेस्पिरेटरी में प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? रेस्पिरेटरी में प्रोजेस्टेरोन करता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, मीन्स घबराहट स्टार्ट होती है। इसीलिए प्रेगनेंसी इज अ रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंडीशन, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट फीमेल में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से सांस खींचेगी, और अगर ज़्यादा तेज़ी से सांस खींचेगी तो वो ज़्यादा स्पीड से सांस बाहर भी छोड़ेगी। जैसे ही ज़्यादा स्पीड से सांस बाहर छोड़ेगी तो जितना भी CO2 है वो वॉश आउट हो जाएगा, और CO2 जो होता है वो एसिडिक होता है, इसलिए CO2 बाहर हो रहा है मीन्स एसिड बाहर हो रहा है। तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा एल्केलाइन मीडियम, इसलिए रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होता है प्रेगनेंसी में। ये था यहाँ पर कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, सनसेट साइन इज सीन इन द फॉलोइंग कंडीशन। मीन्स सनसेट साइन है वो किन कंडीशन में दिखाई देता है? तो ये हमारा दिखाई देता है किस कंडीशन में दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए है पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोसिफेलस, ऑप्शन नंबर सी है टेट्रालोजी ऑफ फेलर, एंड ऑप्शन नंबर डी है सीजर्स। तो अब इस क्वेश्चन जो हमारा सनसेट साइन है ये हमारा दिखाई देता है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोसिफेलस में। अब हाइड्रोसिफेलस में ये दिखाई देता है तो क्यों दिखाई देता है, इसका हाइड्रोसिफेलस है क्या? तो हाइड्रोसिफेलस का हम मीन्स अगर पता करें तो यह है इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू, मीन्स बच्चे का ब्रेन जो बड़ा हो जाता है उसे हाइड्रोसिफेलस कहते हैं। और ये होता क्यों है? ये होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, मीन्स इकट्ठा होने के कारण किसके? CSF के। CSF क्या है? सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ अ ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ CSF के एक्यूमुलेशन के कारण होता है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के। अब ये जो हाइड्रोसिफेलस है, हाइड्रोसिफेलस दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है हमारा डिक्रीज्ड, हाइड्रोसिफेलस दो टाइप का जो होता है वो होता है हमारा, फर्स्ट तो होता है कि फर्स्ट हमारा होता है जो वो होता है हाइड्रोसिफेलस जो होता है वो होता है कम्युनिकेटिंग, और सेकेंड होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि नॉन से मतलब नहीं, और कम्युनिकेशन मीन्स जो CSF है उसका आगे ना बढ़ पाना, और कम्युनिकेटिंग मीन्स CSF तो आगे बढ़ रहा है लेकिन और कोई प्रॉब्लम है। तो हम एक एक की बात अगर करें तो जो फर्स्ट है कम्युनिकेटिंग, उसमें क्या होता है? कम्युनिकेटिंग होता है जो वो होता है इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ CSF या फिर डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF।
अब सेकेंड हमारा जो होता है वो होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। नॉन कम्युनिकेटिंग जो होता है वो होता है, क्यों होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CSF पाथवे। अब पाथवे कौन सा होता है, पाथवे होता है जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो। तो वेंट्रिकल्स या CSF के पाथवे में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो नॉन कम्युनिकेटिंग हमारा कहलाता है। अब अगर हम फ्रेंड्स बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी की कि हाइड्रोसिपेलस क्यों होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो ये होता है CSF ब्रेन वेंट्रिकल्स में जो होता है उसके इंक्रीज्ड CSF के कारण होता है। इंक्रीज्ड CSF के कारण क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज्ड इन ब्रेन टिश्यू अगेंस्ट द स्कल के अगेंस्ट जो ब्रेन टिश्यूज़ में प्रेशर इंक्रीज होता है उसके कारण। अब उसके कारण होता है प्रेशर इंक्रीज इन ब्रेन टिश्यू के कारण होता है हमारा नेक्रोसिस। उसके कारण होता है कैन प्रेस ब्लड वेसल्स प्रेस होती है तो उसके कारण होता है डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई के कारण होता है नेक्रोसिस इन ब्रेन टिश्यू, और नेक्रोसिस इन ब्रेन टिश्यू को ही बोलते हैं से ही होता है हेड इनलार्जमेंट। नेक्रोसिस के कारण ही होता है ब्रेन में हेड इनलार्जमेंट। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम अगर बात करें इसके ऑप्शंस के डिस्कशन की, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो था पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये क्या होता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस की अगर बात करें तो ये होता है हमारा जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक का जो लोअर स्टमक स्फिंक्टर होता है जो कि पाइलोरस के नाम से जाना जाता है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस मीन्स पाइलोरस जो होता है हमारा, पाइलोरस का स्टेनोसिस, पाइलोरस स्टेनोसिस। अब पाइलोरस स्टेनोसिस होता है तो इसके कारण इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। मेनली इसका साइन सिम्टम होता है, इसमें हमें देखा जाता है नॉन बिलियस वॉमिटिंग। अब ये नॉन बिलियस वॉमिटिंग क्या है, नॉन बिलियस वॉमिटिंग का मतलब है कि जो वॉमिटिंग होती है उसमें बाइल कंटेंट नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर ही स्टेनोसिस या फिर स्टॉप या बंद है। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर अगर स्टॉप है तो वहाँ से जो नीचे हमारे इसोफेगस में बाइल आता है वो ऊपर नहीं आ पाएगा। तो जितनी भी वॉमिटिंग होगी, और वॉमिटिंग क्यों होगी, क्योंकि ये हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद है जिससे कि आगे खाना नहीं जा पाएगा तो वो रिगर्जिटेट होकर बाहर आएगा, लेकिन उसमें बाइल कंटेंट नहीं होगा। ये इसका मोस्ट कॉमन साइन हो सकता है। तो ये था हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब हम अगर बात करें हमारा थर्ड ऑप्शन की, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट किस में देखा जाता है, चाइल्ड में, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। और ये कब होता है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, मीन्स इसमें होता क्या है, तो ये होता है जो हमारे हार्ट चैम्बर्स होते हैं, हार्ट चैम्बर में ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, सॉरी, हमारा जो हार्ट है वो कुछ इस शेप में है, इस टाइप से। तो ये हमारा जो है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आप समझ लीजिए। तो इसमें हमारा क्या होता है, मेनली टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में इसमें होता है चार चीज़ें दिखाई देती हैं, POVR। इसको आप ट्रिक के रूप में पावर के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें चार चीज़ें दिखाई देती है। P से होता है, P से हमारा होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड की, तो हमारा सेकेंड P से तो पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, O से हमारा हो गया ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, मीन्स एओर्टा ज़्यादा बड़ी शेप में हो जाती है। वहीं अगर बात करें हम थर्ड की POVR, R से अगर बात करें हम, तो R से हमारा होता है, हमारा जो R होता है, R का मतलब होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में क्या क्या होता है,
POVR, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एंड R से होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ये था हमारा टॉप या टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, और ये मोस्टली वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का मोस्ट कॉमन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट टॉप। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है सीजर, तो सीजर की बात करें तो सीजर होता है एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें होता क्या है, इसमें होता है एक्सेसिव सडन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, एक्सेसिव सडन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को जो सीजर्स आते हैं, या सीजर से यही होता है कि एक्सेसिव सडन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होते हैं ब्रेन में। इसके कारण इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, मीन्स किस किस टाइप से लोग बोलते हैं, कोई फीट से या फिर कन्वर्जन, फीट से या कन्वर्जन भी वही है। तो आप अगर इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं तो फीट से या कन्वर्जन में क्या होता है, इसमें होता है 1 एपिसोड आता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस का, 1 एपिसोड होता है, और ये सिर्फ ब्रेन में ही होता है। वहीं अगर बात करें इसका हम सेकेंड जो है, सेकेंड होता है इपिलेप्सी। इपिलेप्सी भी एक सीजर का ही प्रकार है। इपिलेप्सी में क्या होता है, 2 और मोर इलेक्ट्रिकल, मीन्स जो हम इलेक्ट्रिकल झटके बोल सकते हैं वो आते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। और ये उससे क्या अंतर रखता है, ये होता है फुल बॉडी में, ये फुल बॉडी में होता है। अब अगर बात करें मेनली इसके टाइप्स की सीजर्स के, तो मेनली सीजर्स के जो टाइप है वो 3 टाइप हैं। फर्स्ट होता है जनरलाइज्ड, सेकेंड होता है फोकल सीजर, और थर्ड होता है फोकल विथ 2 डिग्री जनरलाइजेशन। तो जो जनरलाइज सीजर होता है, जनरलाइज सीजर की बात करें तो ये फुल बॉडी में आता है, जनरल मीन्स फुल बॉडी में आता है। यहाँ अगर बात करें फोकल की, तो फोकल बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट में आता है। और फोकल विथ 2 डिग्री में क्या होता है, फोकल विथ 2 डिग्री में होता है हमारा, फोकल विथ 2 डिग्री में हमारा होता है, पहले वो होता है फोकल मीन्स एक पार्ट में आता है, उसके बाद वो हो जाता है जनरलाइज्ड मीन्स फुल बॉडी में फैल जाता है। ये होता है सीजर फोकल विथ जनरलाइज्ड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो है कनेक्शन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम इन फीटल लाइफ इज नोन एज, मीन्स फीटल लाइफ में जो राइट एट्रियम, जो मैंने आपको हार्ट बना के बताया था, उसमें मैंने बताया था ये होता है राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। तो कनेक्शन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच का जो कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को क्या कहते हैं, ये जो कनेक्शन होता है इस कनेक्शन को क्या कहते हैं। तो इस कनेक्शन को जाना जाता है हमारा, हम ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फोरामेन ओवल, बी डक्टस एट्रियोसस, सी डक्टस वेनोसस, एंड जो हमारा डी है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो हम इसके ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें जो रहने वाला है वो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। जो हमने हार्ट बनाया था, हार्ट में राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जो कनेक्शन होता है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में, इसे बोलते हैं फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल के नाम से जाना जाता है, जो कि फीटल लाइफ में दिखाई देता है। अब अगर हम बात करें फोरामेन ओवल के क्लोजर की, तो फोरामेन ओवल का जो क्लोजर होता है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ये फिजियोलॉजिकली 5 मिनट में बंद हो जाता है, मीन्स वहाँ पर दिखना तो ये 5 मिनट में ही बंद हो जाता है, लेकिन वहाँ पर इसका काम फिजियोलॉजी मीन्स इसका काम 5 मिनट में ही बंद हो जाता है आफ्टर बर्थ। लेकिन एनाटोमिकली मीन्स ये वहाँ पर दिखना 1 साल में बंद होता है, मीन्स 1 साल में ये बंद होता है पूरा तरीके से। अब अगर बात करें कि ये बाद में क्या बन जाता है, मीन्स आफ्टर बर्थ ये किस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है या चेंज हो जाता है, तो ये हो जाता है फोसा ओवेलिस में। इट इज़ चेंज्ड इन फोसा ओवेलिस आफ्टर बर्थ। और बात करें सेकेंड ऑप्शन की, तो सेकेंड ऑप्शन है डक्टस एट्रियोसस। तो डक्टस एट्रियोसस वैसे नॉर्मली है क्या, तो डक्टर एट्रियोसस है कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, मीन्स पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में जो कनेक्शन होता है वो हमारा होता है क्या,
डक्टस एट्रियोसस। और अगर डक्टस एट्रियोसस के क्लोज़र की हम अगर बात करें तो इसका क्लोज़र जो होता है वो होता है फिजियोलॉजिकली 5 मिनट में ही आफ्टर बर्थ, लेकिन जो एनाटोमिकली मीन्स ये दिखना कब बंद होता है, ये होता है 1 से 3 मंथ में। 1 से 3 मंथ में ये दिखना बंद होता है। और इसको क्या बोलते हैं, शंटिंग फ्रॉम, ध्यान रखिए शंटिंग इस तरह से भी पूछ सकते हैं, शंटिंग फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू एओर्टा। शंटिंग फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू एओर्टा, इसको क्या बोलते हैं, डक्टस एट्रियोसस। हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है, और ये हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डक्टस वेनोसस। तो डक्टस वेनोसस की अगर हम बात करें तो वो होता है बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इन्फीरियर वेना कावा। मीन्स इन्फीरियर वेना कावा और अम्बिलिकल वेन के बीच में जो शंटिंग होती है या फिर जो कनेक्शन होता है ड्यूरिंग फीटल लाइफ, उसे बोलते हैं डक्टस वेनोसस। क्योंकि ये वेन्स के बीच में हो रहा है इसलिए डक्टस वेनोसस, वेन्स के बीच के कनेक्शन को। और अगर इसके हम क्लोज़र की बात करें तो इसका क्लोज़र होता है, इसका क्लोज़र होता है फिजियोलॉजिकली। आपको पता है फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि उसका काम करना तो वो आफ्टर बर्थ 5 मिनट में बंद कर देता है, लेकिन ये एनाटोमिकली 1 वीक में बंद होता है। और अगर बात करें कि आफ्टर बर्थ ये किस चीज़ में चेंज हो जाता है, तो ये चेंज हो जाता है लिगामेंटम वेनोसस। ये लिगामेंटम वेनोसस में आफ्टर बर्थ चेंज हो जाता है, क्या, डक्टस वेनोसस। और बंद करने का मैंने आपको बता ही दिया है कि फिजियोलॉजिकली ये बंद हो जाता है 5 मिनट में, और एनाटोमिकली ये बंद होता है 1 वीक में। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट हमारे ऑप्शन की ओर, तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो था वो था एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को शॉर्ट में ASD बोलते हैं। और इसका मैंने इसके 3 प्रकार होते हैं, वैसे 3 होते हैं, जो कि फर्स्ट होता है ओस्टियम प्राइमम, और ओस्टियम प्राइमम को ही सेप्टम प्राइमम भी बोलते हैं, सेप्टम प्राइमम। अगर बात करें हम सेकेंड की तो ओस्टियम सेकंडम, और इसे सेप्टम सेकंडम भी बोलते हैं, सेकंडम। वहीं अगर बात करें हम थर्ड की तो जो थर्ड होता है फर्स्ट तो हमारा जो होगा ओस्टियम प्राइमम, सेकेंड ओस्टियम सेकंडम, और जो हमारा थर्ड होता है वो होता है साइनस वेनोसम। तो जो ओस्टियम प्राइमम जो होता है वो होता है एनी डिफेक्ट इन लोअर एट्रियम सेप्टम। ओस्टियम सेकंडम जो होता है वो होता है एनी डिफेक्ट और होल इन मिड पार्ट ऑफ एट्रियल सेप्टम। मैं अगर बात करें साइनस वेनोसम जो कि थर्ड है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का थर्ड टाइप है, उसमें क्या होता है एनी डिफेक्ट इन या होल इन अपर पार्ट में। तो ये हमारे हो गए एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो कि आपको कैसा लगा, आप हमें अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और किस चीज़ पर क्वेश्चन चाहिए और किस तरह से चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी नए नोटिफिकेशन और जानकारी आपसे ना छूट पाए। और अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह से हमारे क्वेश्चन के साथ बने रहिए, इसी प्रकार से हमारे इन क्वेश्चन की सीरीज़ में बने रहिए, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें और रिपीटेडली पूछे हुए क्वेश्चंस की सीरीज़
के लिए हम भी मोटिवेटेड हों और आपको कंटिन्यू ये आपके एग्ज़ाम्स तक देते रहें ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।